नमस्कार दोस्तों। आज हम कोटकाई के जलटाड़ गांव में मौजूद है। हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से सीडलिंग पे जो एप्पल की फार्मिंग है उसको प्रगतिशील बागवान जो प्रेम चौहान है उन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया है। और जिस सीडलिंग की खेती को कहा जाता है कि 8 से 10 साल बाद फ्रूट लिया जाता है और क्वालिटी फ्रूट नहीं होता है, उसी सीडलिंग की खेती पे प्रेम चौहान ने साबित करके दिखाया है कि किस तरह से क्वालिटी फ्रूट और आकार में बहुत अच्छा है और तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी विशेषता है वो 1 बीघा में 1000 प्लांट तैयार किया है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मिलाएंगे प्रगतिशील बागवान प्रेम चौहान से। प्रेम जी, आपका स्वागत है। सबसे धन्यवाद। पहले मैं चाहूँगा कि आज बागवान ठगा भी जा रहा है कहीं ना कहीं। कोई कलमों के नाम पे ठगा जा रहा है, कोई रूट स्टॉक पे नाम पे ठगा जा रहा है। हिमाचल का बागवान है, उसके लिए एक आप सुझाव, जैसे कि आपका सीडलिंग को माना जाता है कि सस्ती खेती है कंपैरेटिवली रूट स्टॉक के। आप क्या सुझाव देंगे, कैसे क्या हम वाकई 1 बीघा में 1000 प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं? धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो हेटा जी, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि आप हमारे उसमें बगीचे में आए, उसके लिए पहले आपका स्वागत है। तो ग्राउंड रियलिटी के लिए जो आपने आज हमारा ऑर्चर्ड विज़िट किया, तो आपको हमने ऑर्चर्ड में पूरे घुमाया भी है। तो अभी हम यहाँ ऑर्चर्ड के अंदर खड़े भी हैं। तो जो ये 1 बीघा पे 1000 प्लांट का जो एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, तो आप अपनी आंखों से देख भी चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप इसकी जो है आप बताएं कि वाकई में ही ये प्रूफ्ड है ज़मीन के ऊपर 1 बीघा में 1000 पौधा या नहीं है। जी चौहान साहब, सबसे पहले हम लोगों में एक भ्रम की स्थिति बागवानों में पैदा की जा रही है कि रूट स्टॉक पे जो फ्रूट है वो क्वालिटी फ्रूट बनेगा। मैं देख रहा हूँ ये आपका पौधा है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो दिखाए कि किस तरह से क्वालिटी फ्रूट है। ये फ्रूट आपने सीडलिंग पे तैयार किया जी। है और मुझे नहीं लगता कि रूट स्टॉक और इसकी जो क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क है। आपको आप कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जो है सीडलिंग पे जो कलर स्ट्रेन है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्वालिटी फ्रूट इसमें कोई न्यूट्रिएंट वगैरह स्पेशली यूज़ करते हैं? कैसे आपने ये क्वालिटी आपने तैयार की है? देखिए हेटा जी, ये सबसे पहले तो ये जो क्वालिटी वाला जो एक कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है रूट स्टॉक और सीडलिंग के बीच, ये कहीं भी नहीं है रिसर्च में लिखा हुआ कि रूट स्टॉक पे अच्छी क्वालिटी आएगी या सीडलिंग पे घटिया क्वालिटी आएगी। किसी भी रिसर्च में जो है, दुनिया की किसी भी रिसर्च में ये नहीं लिखा हुआ है कि रूट स्टॉक में अच्छी क्वालिटी आती है। ये सिर्फ एक माइंड वॉश करने के लिए सीडलिंग और रूट स्टॉक के बीच एक बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार है, उसको जो है वो एक्सपोज करना होता है। तो ये एक तकनीक है ताकि हमारा जो बिजनेस सेटअप हो जाए रूट स्टॉक के माध्यम से। तो ये जो मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, तो रूट स्टॉक का जो क्वालिटी को लेकर के जो आप एक माइंड वॉशिंग हो रही है, तो ये एक गलत बात है। रूट स्टॉक की पहले स्टडी करें कि रूट स्टॉक जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, किस उद्देश्य से वो आया था, दुनिया में इसका प्रचलन क्यों हुआ था। तो मैंने अपनी वीडियोस जो एक सोशल मीडिया पे डाली भी थी, उसमें मैंने वो MM सीरीज़ के बारे में पूरा खोल के बताया भी था कि रूट स्टॉक क्यों आया था और इसके पीछे लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब ये रूट स्टॉक की रिसर्च हुई थी, उसमें कहीं भी ये रिसर्च नहीं आती थी कि ये क्वालिटी के लिए ही ढूंढा गया था। ये ढूंढा गया था डीप रूटिंग की वजह से। जो आपका इंग्लैंड में उनको समस्या आती थी, सीडलिंग का जो प्लांट था वो डीप रूट जाता था, और डीप रूट में जो है वो नीचे ज़मीन के नीचे वो वाटर टेबल अप होने के कारण जो है वो सड़ जाती थी रूट्स। इस विकल्प के लिए जो है रिसर्च किया गया था। इसके पीछे एक ही रिसर्च थी कि उन्हें पौधा जो है ज़मीन के ऊपर खड़ा कैसे रहता है, कैसे उनकी खेती बचती है। उसके लिए उन्होंने क्लोन रूट स्टॉक का इस्तेमाल किया था। जो पौधों में जड़ुआ पार्टियां होती है उसको निकाल करके उसको लगाना, और उसके ऊपर उन्होंने खेती स्टार्ट की थी। मेन जो कॉन्सेप्ट था, जो मेन रिसर्च थी, वो थी डीप रूट से बचने के लिए रूट स्टॉक को लाना। चौहान साहब, मैंने आपके ऑर्चर्ड में देखा, आपने रूट स्टॉक पे कुछ ऑर्चर्ड तैयार किया है। आपने रूट स्टॉक को छोड़ के आप सीडलिंग पे क्यों आए? इसका सबसे मुख्य रीज़न ये है कि मैं भी भ्रमित था पहले
क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे पास थे नहीं, क्योंकि फार्मिंग हमने स्टार्ट की, ना कोई मॉडल था, ना कोई रिसर्च थी, ना ही कोई हमारे साथ कोई साइंटिफिक बैकअप था कि ये रूट स्टॉक लगाओ या सीडलिंग लगाओ। हमारे को कंपेयर करने के लिए खुद ही एक मिक्स जो है एक स्ट्रेटेजी आई। सीडलिंग तो हम कर ही रहे थे, रूट स्टॉक भी एक बीच में आ गया, फिर हम भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि रूट स्टॉक शायद ऐसा पौधा होगा कि इससे जो है हमारा मकसद हल हो जाएगा, जो हम खेती कमर्शियल कर रहे हैं। तो जो कमर्शियल खेती की जब बात आती है तो मैंने इस पे सर्च किया कि हमें किस तरह का पौधा होना चाहिए, कैसे हम कमर्शियल जाए। तो ये बड़ी लंबी बातें थी। तो क्या चौहान साहब आपका ये मानना है कि जो रूट स्टॉक आपने फार्मिंग की थी वो सक्सेस नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सक्सेस मैं इस तब पहुंचा इस नतीजे पे जब मैंने इस पे प्रैक्टिकल किया। ये एलिवेशन क्या है, कितने की चौहान साहब? ये 6000 की हाइट है। 6000 की है। हाँ। बागवानों में एक भ्रम कहेंगे या शुरू से ही हिमाचल में जो सीडलिंग पे खेती होती आई है उसमें यूजुअली 8, 10, 12 साल बाद जो है फ्रूट लगता है। आपका ये प्लांट जो हम देख रहे हैं, जो फ्रूट हम सामने देख पा रहे हैं, ये कितने साल का प्लांट है और फ्रूट इसमें कौन से साल में फ्रूट देना शुरू किया है? ये हेटा जी 4 साल का प्लांट है। अगर आप इसको ग्रोथ वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, एक यही गया 1 साल, यहाँ पर आता है एक कट। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रोथ। ठीक है, 1 ईयर आता है ये एक यहाँ। ठीक है जी, दूसरा गया ये यहाँ। ठीक है, तीसरा गया यहाँ। ये चौथा साल इसका ये 4 साल का प्लांट है। 4 साल का। तो चौहान साहब मतलब ये इसकी चौथा फर्स्ट चला फ्रूटिंग हुआ। है, ये पहली इस साल फ्रूट पहली नहीं, सेकंड है ये। सेकंड फ्रूट है ये, Second मतलब है लास्ट ईयर भी इसमें फ्रूट हाँ, आ गया। हाँ। चौहान साहब फिर सीडलिंग पे जो सबसे बड़ा जो बागवानों में एक वो रहता है कि भाई इसका जो प्लांट है सीडलिंग का बहुत बड़ा प्लांट जाता है, प्लांट को कैसे रोकेंगे? हाँ। आप इसकी जो अभी जैसा आप बता रहे थे कि समर प्रूनिंग करते हैं और कैसे मतलब सीडलिंग के प्लांट को आपने सिंगल स्टेम पे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सिंगल स्टेम पे नीचे से ऊपर तक आपने तैयार किया और लगभग एक बॉक्स के लिए प्लांट तैयार है। ये कैसे जो प्रूनिंग की टेक्निक है ये आपकी, ये क्या टेक्निक है और इसकी टॉप से कैसे आपने इसकी ग्रोथ रोकनी है? ये इसमें देखो, जो ये कंट्रोल करने का जो इशू था सीडलिंग प्लांट को, तो लोगों में यही कंफ्यूजन था, जो भी साइंटिस्ट या जो भी रिसर्च हो रही थी कि सीडलिंग प्लांट जो है कंट्रोल नहीं हो सकता है, न किसी ने करने की कोशिश की है। ठीक है। तो मैंने सीडलिंग को जब मैं रूट स्टॉक से हटाऊं तो मैंने रूट स्टॉक को देखते हुए कि रूट स्टॉक एक तो कंट्रोलिंग के लिए था, ठीक है कि विगर को वो कंट्रोल करता था। जी, जी। तो मैंने ये सीडलिंग को ही कंट्रोल करने के लिए एक इनोवेशन अपने माइंड में ही प्रोनिंग की, जो प्रैक्टिकली प्रूफ किया और लगा रहा मैं इसमें उसकी वो करने। तो इसकी लॉकिंग होती है प्रोनिंग में कि कैसे इसको लॉक किया जाता है, कैसे इसको खोला जाता है, कैसे इसमें बड बनाने हैं। तो एक स्टडी है जो मैंने खुद ही इसको सीखा है प्लांट की हैबिट्स को देखते हुए। तो अब मुझे इसकी प्लांट की पूरी स्टडी है, तो अब मैंने ये रोक भी दिए है और ये फ्रूटिंग के लिए मैंने तैयार भी कर दिए है। तो ये एक प्रोनिंग तकनीक है जो इसकी बारीकियां होती है, जिसमें कॉमन फार्मर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं करता है। जब वो प्रैक्टिकल करने लग जाएगा कॉमन फार्मर, तो वो भी इस तरह की तकनीक को अपना सकता है, वो भी कंट्रोल कर सकता है। चौहान साहब, जो समर प्रूनिंग करते हैं आप, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से हम जो है समर प्रूनिंग, कौन कौन से इसमें जो नए शूट है कहाँ से हटाएंगे, कैसे मतलब समर प्रूनिंग करते हैं, समर प्रूनिंग कितनी बार आप करते हैं? ये टेक्निक देखो, समर प्रूनिंग का सबसे पहले तो ये कि कितनी बार करते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप कितनी बार कर सकते हो। आपको जब तक आपका रिक्वायर्ड मटेरियल जो है नहीं मिलता है, तब तक आप इसको काटते रहे। ये प्रैक्टिस है, ये काटने की प्रैक्टिस है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इसका कोई मंथ है कि इस मंथ में काटेंगे इतना होगा, इस मंथ में काटेंगे। हमने ये देखना है कि जो हमने काटा है उसका जो हमें फायदा मिला भी है, जिसलिए हमने काटा था। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये वाली ब्रांच है, ठीक है, अभी काटी नहीं है, इसमें जो है यहाँ स्लिपिंग आइज है, मेरे को यहाँ पे बड बनाना है। तो ये बड बनाना है, ये बड तभी बनेगा जब मैं इसको यहाँ पे काट दूंगा। सीधे कट से जब इसको मैं काटूंगा तो ये बैक वाली आइज जो है इसकी स्प्राउट हो जाएगी। ये मैंने अपने वीडियोज में दिखाया भी है पहले। तो ये स्प्राउट हो जाएगी, जब ये स्प्राउटिंग हो जाएगी तो इसमें बड बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये काटा हुआ है, यहाँ से पीछे बैक में बड बनने शुरू हो गए। ठीक है। तो जब बड बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। ये बड बनने शुरू हो गए, ये वाले, ये तो ये कटिंग से ही तैयार होंगे। कटिंग से तैयार, हाँ। फिर हमारी प्रैक्टिस लास्ट में यही रहेगी कि हम इसको काटते जाएं,
बड बनाते जाएं। मतलब ये कह सकते हैं चौहान साहब की जो आपकी ये प्रूनिंग की टेक्निक है, यही टेक्निक जो है वो थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको जी। सीडलिंग से भी आप फ्रूट लेने में सक्सेस बिल्कुल। हुए हैं। क्योंकि चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, जब आईसीआर से कश्मीर से साइंटिस्ट आए थे ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि आपने सीडलिंग को भी M9 बना दिया। जो तकनीक देखी, प्लांट की कंट्रोलिंग देखी, जी। मैंने बड़े पलम भी कंट्रोल कर दिए ठीक है। जो बिगड़ जाते हैं। ठीक है। पियर भी आपने देखी, मैंने दिखाई है, वो ठीक भी है। कंट्रोल कर दी। ठीक है। गाला मैंने सिंगल स्टेम पे जो ठीक है फ्रूटिंग के लिए तैयार कर दिया। जी, जी। ये भी मैंने तैयार कर दिया। ये हमने इसी कोई सीडलिंग को ही रूट स्टॉक बना दिया है, रूट स्टॉक की तरह कंट्रोल कर दिया है। चौहान साहब ये जो आपने हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन हम देख पा रहे हैं, आप अपने खुद बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इसका मतलब जो रो टू रो कितना, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने कितना डिस्टेंस रखा है आपने? देखिए हेटा जी, आपने पूरे मेरे ऑर्चर्ड का सर्वे किया। इसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि फीते की तरह नाप करके कि 4x4 है, 3x3 है। ये एडजस्ट किया गया है कि जहाँ पॉसिबिलिटी आपकी वर्क करने की है, जहाँ पे आदमी जा सकता है, प्लांट को मैनेज कर सकता है, उसका डिस्टेंस हमने उतना ही रखा है। कहीं हमने 1 फीट भी रखा है प्लांट टू प्लांट, कहीं हमने 9 इंच भी रखा है प्लांट टू प्लांट। ठीक है। बीच में आपने देखा होगा। जी, जी। कहीं भी हमने 2 फीट भी रखा है। ठीक है। वो है मैंने एडजस्टमेंट की, वर्किंग की, कि काम करने के लिए जो असुविधा ना हो। ये एक ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक इंच टेप से नाप करके बराबर की 4 फुट ही होना चाहिए, फिर उससे आगे नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने 1-1 इंच ज़मीन को इस्तेमाल करना है जहाँ पे हम काम करने के लिए जा सके। उस जगह का डिस्टेंस उस हिसाब से रखे। जहाँ अपने रास्ते देख रहे हैं, इसमें जो कनेक्टिविटी है मेन सब पूरे ऑर्चर्ड में, तो वो जो है पूरी 4.5 फीट भी रखी हुई है जब मेन रास्तों से आना है। तो जब हम देखते हैं कि हमें वहाँ काम करने के लिए ही जाना है, सिर्फ चलना नहीं है हमने, तो वहाँ डिस्टेंस आप कम भी कर सकते हैं। जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो 1 बीघे में आपके हजारों प्लांट लग सकते हैं। चौहान साहब आपने जैसा बताया कि 12.5 बीघा का ये ऑर्चर्ड है। जी। 12.5 बीघे में कुछ आपके बड़े प्लांट भी हैं, उनको मिलाकर और जो हाई डेंस प्लांट किया हुआ है, टोटल कितना प्लांट लगा हुआ आपका? देखिए, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो लोग यही सोचते हैं कि ये शायद और भी झूठ बोलने लग गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। नहीं, हमने खुद प्रैक्टिकल देखा है, हमने आपके ऑर्चर्ड में विजिट करके देखा है। आप एग्जैक्ट कितना प्लांट आप मानते ये हैं? 20,000 प्लांट है हेटा जी। 20,000 प्लांट आपने लगाया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी हमारे जो बागवान, युवा बागवान जो प्रेरणा चाहते हैं या नई बागवानी शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल हो सकता है। वो सबसे बड़ा कारण मैं इसका ये मानता हूँ कि हिमाचल में एक से एक प्रोग्रेसिव ग्रोवर है, बागवान है जो अच्छी इनकम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल का जो 90% बागवान है, मैं नहीं मानता कि वो रूट स्टॉक की खेती कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो है पॉकेट जो है, जेब आर्थिक इतनी अच्छी नहीं है कि वो रूट स्टॉक की खेती करे। उसके लिए 600 रुपये का प्लांट और बगीचे में बहुत सारी मैनेजमेंट है, उसका जो एक्सपेंस है। हम रूट स्टॉक की खेती को मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रूट स्टॉक हर एक बागवान जो है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। चौहान साहब, हमारा जो युवा है, कोरोना की वजह से हिमाचल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3-4 लाख लोगों की जॉब गई है ऑलरेडी। 8 से 9-10 लाख हमारा यूथ जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है अनएम्प्लॉयड है। ऐसे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ उनके लिए? और जो हमारी हिमाचल की जो एलिवेशन है, किस एलिवेशन तक के जो कम एलिवेशन के लोग हैं हमारे को एप्पल ग्रो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को इस बात के लिए बधाई दूंगा, जो मैं देख रहा हूँ युवाओं के अंदर का एक रुझान जो है एप्पल फार्मिंग में है, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। एक बड़ा वो रेवोल्यूशनरी उस एंगल से मैं देख रहा हूँ कि जो युवाओं के अंदर एक रेवोल्यूशन आ रहा है एप्पल फार्मिंग को लेकर के, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो उनके लिए जो मैसेज होगा, तो मैं उनको ये की ही सजेशन दूंगा कि आप पहले किसी एक मॉडल को, किसी एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ करके तभी उस पर काम करें। आप अपनी जो इकॉनमी है, जो भी आपका बजट है, जो आपको जो लगता है रिक्वायर्ड, आप अननेसेसरी जो है कोई ऐसे खर्चे ना करें या किसी ऐसे ट्रैप में ना फंसे जो एक कंफ्यूज कर दे, आपको किसी दिशाहीन कर दे। तो आप पढ़े लिखे युवा है, नौजवान है, अगर आप एप्पल फार्मिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है पेशेंस रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि एक क्वालिटी दिखाए, क्लोजअप क्वालिटी दिखाए और साइज दिखाए
साइज अभी ये 8 से 10 दिन बाद अभी ये एप्पल जो है हार्वेस्ट होना है ऑर्चर्ड में। अभी क्या साइज ऑलरेडी इसका बन चुका है, तो साइज देखें और साथ में मैं चाहूँगा कि ये क्वालिटी जो है इस फ्रूट की जो क्वालिटी है वो देखें। चौहान साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है, हिमाचल में काफ़ी लार्ज स्केल में जो है पिछले 2-3 सालों से PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करके एक प्रोडक्ट बिक रहा है, आपने क्या इस PGR की कभी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो क्या इम्पोर्टेड था या लोकल? देखिए हेडा जी, जहाँ तक ये PGR वाला एक वो चला हुआ है, एक भ्रम है ये लोगों के अंदर जो डाला जाता है या जो किया है, इसके पीछे जिनका भी एंगल था, जो बिजनेस करने वाले थे, वो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस थी। क्योंकि फार्मर को वही मैं बार बार बोलता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों से, फार्मरों से, कि आप बचे इन ट्रैप से। जो PGR मैंने हेटा जी आज तक लाइफ में पूरे ऑर्चर्ड में कभी भी यूज नहीं किया है। फेदरिंग वगैरह के लिए कभी यूज किया हो? किसी भी चीज के लिए मैंने यूज नहीं किया PGR मेरे ऑर्चर्ड में आया ही नहीं है। तो इसके पीछे भी एक कंफ्यूजन है कि हमारी जो टेंडेंसी बनी मार्केट में कि लंबा सेब चाहिए, ठीक है ना, तो पहले तो ये PGR जो है लंबा करने के लिए जो है किसानों के लिए जो है लाया गया कि अच्छा तुम्हारी रिक्वायरमेंट लंबा करने की है। क्योंकि वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमारे बीच होते हैं, फार्मर ही होते हैं, वो देखते हैं कि व्यापारी जो है आगे किस तरह की डिमांड कर रहा है। जी लंबा सेब होता तो ऐसा बिकता, ठीक है। फिर वो जो है किसान सोचता है यार मेरा सेब लंबा कैसे बने, फिर वो अपनी एक्सपेक्टेशन वो बताता है यार लंबा कैसे होता है, दवाई वालों से पूछता है। फिर जब उनको उसको ट्रैप किया गया उस किसान को कि इसको लंबा करने के लिए कोई ऐसे केमिकल्स लाओ जिससे ये लंबा हो, ठीक है, ना भी हो तो भी केमिकल्स बिक जाएगा। तो ये प्रैक्टिसेस चलती रही। जहाँ तक ये प्रैक्टिसेस PGR की बढ़ती गई, फिर इसके पीछे बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। फिर हुआ क्या, फिर ये लंबा वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि व्यापारियों ने बोला कि लंबे से भी हमारे को नहीं चाहिए, क्वालिटी का चाहिए, चमकने वाला सेब चाहिए भाई, अच्छी शाइन वाला चाहिए, अच्छे कलर वाला चाहिए, ठीक है। फिर वो लंबे वाला जो है वो पीछे हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो वो बिजनेस करने वाले लोग थे उन्होंने क्या माइंड सेटअप बनाया कि हमारा मार्च में जब फ्लोरिंग का टाइम आता है अप्रैल में, उस टाइम सारा फार्मर जो है कंफ्यूज होता है हुआ, क्योंकि पूरी साल मेहनत की होती है और पूरी साल की मेहनत के बाद वो अगर उसके बगीचे में क्रॉप नहीं लगती है तो वो बेचारा जो है डोमिनेट भी हो जाता है, इकोनॉमिकली जो है वो पिछड़ भी जाता है कि उसकी क्रॉप फेलियर ना हो। क्योंकि फ्लावर का 1 हफ्ते और 10-15 दिन का पीरियड होता है, उसमें किसी के सेब सेट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो वो बेचारा पूरी साल के लिए फिर वो फार्मर उसको सेटबैक लग जाता है। अब क्या होता है कि जब ये स्पेल आता है फ्लोरिंग का टाइम, अब ये PGR लंबे की जगह से अब हट के वो आ गया है सेब की सेटिंग करने पर। अब ये कहाँ तक तर्क संगत है साइंटिफिकली कि ये जो है सेटिंग के लिए डिलीशियस वैरायटी को ये पॉलिनेशन का काम कर देगा। कहाँ साइंटिफिकली ये तर्क संगत है? मतलब आपका कहने का मतलब इसकी हमारे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो पौधे की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की लेने की होती है वो पौधा खुद ऑलरेडी बना रहा है, इसलिए हमारे फिर जो इस तरफ नहीं जाना चाहिए। चौहान साहब, एक बात आपने कही कि एक इन जगह की मैनेजमेंट की यूज की बात आपने की। मैं जब आपके बगीचे में आया तो मैंने देखा कि जो दीवारें लगी हुई है, क्योंकि स्लोपी लैंड है हिमाचल की, दीवारों में भी आपने नाशपाती के पेड़ तैयार किए हुए हैं। RCC का बाहर से डंगा लगा हुआ है, उसमें पेड़ तैयार किए और वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। वो कैसे आप उसको तैयार करते हैं, थोड़ा हमारे आप दर्शकों को बताइए। देखिए वो तो मैंने प्रैक्टिस वीडियो में भी अपनी बताई है, जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी प्रैक्टिस पे। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आपको पौधा नहीं मिले, ये तो एक इनोवेशन है। आपने माइंड को अप्लाई किया कि हमें जो है जहाँ पे हम फूल के पौधे लगाते हैं वहाँ पे भी हम अगर सेब का ही पौधा लगा दें, नाशपाती का लगा दें, तो हमारे लिए कमर्शियल पौधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी पास लैंड होल्डिंग ही कम है हिमाचल के किसानों के पास। अगर हम अपने लॉन में भी प्रोडक्शन भी लें और लॉन की सजावट भी हो जाए, इस तरह के पौधे लगाए जो कमर्शियल भी हो आपके, तो आपका वो फायदा ही होगा। तो ये सोच से तैयार किया गया है कि जो हमारे लॉन वगैरह बने हुए हैं, जो डंगे बने हुए हैं, उसमें भी पौधे निकले तो एक तो वो देखने में भी अच्छे लगे, दूसरे वो कमर्शियल भी हो गए। छोटी जमीनों का आकार जिन फार्मर का है उनके लिए इनका जो मॉडल है वो एक रोल मॉडल हो सकता है। क्योंकि अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ का जो है 80% से जो ज़्यादा फार्मर है उनके पास बहुत छोटे आकार की जोते हैं, यानी बहुत छोटी कम ज़मीनें हैं। तो कम ज़मीनों में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए?
वो प्रेम चौहान जी ने विस्तार के साथ बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम चौहान जी आपका और आप सभी लोगों का धन्यवाद।